इमेजिन करो एक पीसफुल पहाड़ी कंट्री जहां लोग टूरिस्ट को चाय पिलाते हैं, माउंटेन सेल्फी का बैकग्राउंड बनते हैं, और आज वही कंट्री एक एक्शन मूवी का सीन बन के रह गई है। स्ट्रीट्स पर आग लगी हुई है, पार्लियामेंट जला दिया गया, आर्मी टैंक्स घूम रहे हैं सड़कों पर, और सब चीज की शुरुआत हुई थी एक सोशल मीडिया बैन से। ये कोई मूवी का ट्रेलर नहीं, ये है नेपाल 2025। नेपाल एक ऐसा देश जो हमेशा अपने पहाड़ और अपनी शांतियों के लिए जाना जाता है, लेकिन 2025 ने इस हिमालय नेशन को एकदम अलग ही रूप में दिखाया है। जो कहानी एक सिंपल सोशल मीडिया बैन से स्टार्ट हुई थी, वो कुछ ही दिनों में फुल ब्लाउन एक रिवॉल्यूशन बन गई है, जिसका शायद चैप्टर हिस्ट्री बुक्स में आएगा। गवर्नमेंट ने सोचा था कि यूट्यूब, फेसबुक और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म ब्लॉक करने से युद्ध कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जेनजी ने बोला बस भाई अब नहीं हो पाएगा। शुरुआत की अगर हम बात करें तो प्रोटेस्ट काफी ज्यादा पीसफुल था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस का क्रैकडाउन हुआ वैसे वैसे क्राउड और भी ज्यादा एग्रेसिव होता चला गया। पार्लियामेंट और गवर्नमेंट बिल्डिंग को आग लगाना शुरू कर दी, पुलिस स्टेशन पे हमले हुए, काठमांडू में कर्फ्यू लग गया और स्ट्रीट्स पर आर्मी उतर गई। क्लैशेस में कम से कम 19 लोगों की जान जा चुकी है अब तक, और 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं। सबसे बड़ा झटका तब आया जब प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने अपना रिजाइन अनाउंस कर दिया। सोशल मीडिया बैन वापस ले लिया गया और एक इंक्वायरी पैनल बना दिया गया, लेकिन डैमेज हो चुका था। अगर आपको लग रहा है कि प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी और उसकी जड़ सोशल मीडिया बैन है, तो आप गलत हैं। नेपाल का युद्ध का फ्रस्ट्रेशन पहले से ही बिल्ड हो रहा था बिकॉज ऑफ करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और सेंसरशिप की वजह से। मतलब इतनी बेरोजगारी और इतना करप्शन बढ़ चुका था कि वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे सब लोग। जेनजी जो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी तो अपने फोन में ही जीते हैं जैसे हम सब लोग, और सोशल मीडिया बैन होना उनके लिए एक इंसल्ट जैसा माना गया था। सोशल मीडिया बैन एक स्पार्क बना और पूरा मूवमेंट ब्लास्ट मोड में चला गया। इस कहानी का मेन कैरेक्टर में सबसे पहले थे पीएम केपी शर्मा ओली, जिसके अगेंस्ट करप्शन, ऑथोरिटेरियन गवर्नेंस के एलिगेशन पहले से चल रहे थे। दूसरी तरफ द सिक्योरिटी फोर्सेस, टीयर गैस, वाटर कैनन्स, रबर बुलेट्स और कहीं कहीं लाइव एमओ तक यूज हुआ। प्रोटेस्टर्स का कोई एक लीडर नहीं था, ये मूवमेंट ऑर्गेनिक था, मोस्टली जेनजी और स्टूडेंट सोल्जर्स पे। इंटरनेशनली भी कंसर्न रेज हुआ, इंडिया, यूएन और एनजीओ ने रिट्रेंट की अपील की। अब इंटरनेट एक सिविल बैटल जैसा बन गया था। कॉन्सिक्वेंसेस हैवी थे और डजन्स ऑफ हेड जो इंजर्ड हो चुके थे। फ्लाइट्स कैंसिल हो गई यार, और टूरिस्ट स्टैंडर्ड बिल्कुल गिर के जमीन पर आ गया। होटल, शॉप सबको जला दिया गया। नेपाल का टूरिज्म सेक्टर जो उनकी इकोनॉमी का एक बैकबोन माना जाता था, वो भी कोलैप्स होने वाला है, बिल्कुल उसके एज पर आ चुका है। इंटरनेट फ्रीडम को लेकर युद्ध में और ज्यादा गुस्सा बढ़ चुका है। ये सिर्फ बैन नहीं था, ये उनके आइडेंटिटी और आजादी का इशू था। पॉलिटिकल फॉलोआउट भी मैसिव था। पीएम रिजाइन कर गए, होम मिनिस्टर पहले ही स्टेप डाउन कर चुके थे। गवर्नमेंट ने इंक्वायरी पैनल बनाया जिसमें प्रोमिसेस थे। 15 दिन में रिपोर्ट, विक्टिम्स की फैमिली को कंपेंसेशन और इंजर्ड के लिए मेडिकल केयर। लेकिन प्रोटेस्टर्स को ये सब हाफ मेजर लगा, उनको इसमें फायदा नहीं दिखा उतना। उन्होंने डिमांड किया कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का, इवन सजेस्ट भी करा कि एक्स चीफ जस्टिस एस पीएम बना दिया जाए। मतलब ट्रस्ट इन पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है लोगों का। तो दोस्तों ऐसी चीजें आपको हेडलाइंस में ज्यादा कवर नहीं दिखेंगी होती हुई, लेकिन पोखरा और भरतपुर जैसे सिटीज में सिचुएशन काफी वायलेंट थी। पोखरा के होटल्स जला दिए गए थे जिसमें टूरिस्ट फंस गए थे। इंडिया और वेस्टर्न ट्रेवलर्स को लिटरली बॉर्डर क्रॉस करके एग्जिट करना पड़ा था। कैन यू इमेजिन, आपको बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ भाग के आना पड़ रहा है। हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि नेपाल का हिस्ट्री काफी ज्यादा प्रोटेस्ट से भरा हुआ है। जैसे 2006 में मोनार्की के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, लेकिन इस बार डिफरेंस ये था कि युद्ध के हाथ में मीम्स और इंटरनेट थे। ये थी इस बार की दिक्कत। आयरनी ये है कि जो बैन लगा वही उनका स्पार्क बन गया। आज की डेट में सिचुएशन फ्रेजाइल है। ओली जो केयरटेकर पीएम है, अभी कर्फ्यू अभी भी कुछ जगह इन्फोर्स्ड है और आर्मी स्ट्रीट्स पे है। सोशल मीडिया बैन हटा दिया गया है, लिटरली ये। लेकिन ट्रस्ट की जो कमी हुई है वो वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है। स्ट्रीट्स पे अभी भी इतनी टेंशन है कि लोग फ्यूचर को लेके अनश्योर हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये नेपाल की पॉलिटिक्स का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। या तो ये एक नए रिवॉल्यूशन की शुरुआत होगी या फिर एक बहुत भयंकर अनस्टेबिलिटी। एक सिंपल सोशल मीडिया बैन ने पूरे नेपाल को हिला दिया, और अब सवाल ये है कि अगला चैप्टर क्या होगा, रिवॉल्यूशन या फिर एक टोटल कोलैप्स। आप मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, और अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई तो आप वो भी बता दीजिए कमेंट में। और मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपने कमेंट में जरूर बताना अपनी राय क्या है, मुझे पढ़ के बहुत ज्यादा मजा आएगा।